गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जालक एंथैल्पी के बारे में अभ्यास किया था और NaCl के लिए बॉन्ड हैबर चक्र हम लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतः प्रवर्तिता। देखते हैं स्वतः प्रवर्तिता क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं उस पर अथवा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध बताता है। तो निकाय के द्वारा जब ऊष्मा शोषित की जाएगी तो या तो निकाय के ऊपर कार्य हुआ होगा या तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य होगा, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की एक ओर एक दिशीय होता है। मतलब कि दुनिया में ये फिक्स है, ब्रह्मांड में ये फिक्स है कि हमेशा कम तापमान से निम्न तापमान की तरफ ऊष्मा का वहन होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ ऊष्मा का वहन अपने आप होता है। वास्तव में प्राकृतिक रूप से होने वाले सभी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम एक ही दिशा की ओर जिसमें साम्य स्थापित हो स्वतः प्रवर्तित होंगे। तो जैसे कि अगर कोई रासायनिक प्रक्रिया एक ही दिशा में होती हो तो अभिकर्मक से उत्पाद मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभिकर्मक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब कोई प्रक्रिया हो रही होती हो एक ही दिशा में तो अभिकर्मक कम होता जाता है, अब उत्पाद बढ़ता जाता है और अंत में उत्पाद मिल जाता है, अभिकर्मक खत्म हो जाते हैं। परंतु ऐसी कोई रासायनिक प्रक्रिया हो कि जिसमें अभिकर्मक से उत्पाद मिलता हो और उत्पाद वापस अभिकर्मक बनाता रहता हो, तो ये प्रक्रिया हम लोग कहेंगे इसमें साम्य स्थापित हुआ है। कि प्रक्रिया की शुरुआत अभिकर्मक से करते हैं, थोड़ी देर के बाद उत्पाद मिलता है, लेकिन वो उत्पाद अंदर ही अंदर प्रक्रिया करके वापस अभिकर्मक देना चालू कर देते हैं। अब एक ऐसा वक्त आता है कि जितनी मात्रा में अभिकर्मक से उत्पाद मिलता है उसी समय उतनी ही मात्रा में उत्पाद वापस अभिकर्मक बनाता है। तो यह साम्य स्थापित हुआ है, जिसको हम लोग स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया कहते हैं कि ये प्रक्रिया अपने आप हो रही है। उदाहरण के लिए एक गैस का उपलब्ध स्थान को भरने के लिए प्रश्न कार्बन का ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये सारा का सारा जो है वो प्रक्रिया का उदाहरण है। परंतु ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः नहीं बहेगी। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर अपने आप बहती है। एक पात्र में रखी गैस किसी कोने में स्वतः संकुचित नहीं होगी या कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं होगी। मानो कि अगर हम लोग कोई एक बल्ब लें, ठीक है, अभी ये निर्वात है, इसमें कोई गैस नहीं है। जैसे ही इसमें मानो कि एक छिद्र बनाते हैं, छिद्र के द्वारा ऑटोमेटिक गैस जो है वो अंदर चली जाती है और गैस गुब्बारे से भर जाती है या पात्र में भर जाती है पूरी गैस। ये अपने आप हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये गैस संकुचित होकर कोई एक कोने में जमा हो जाती है या तो इसी रास्ते से वापस चली जाती है, ऐसा होगा नहीं। इसी प्रकार के अन्य स्वतः प्रक्रम एक दिशीय परिवर्तन होते हैं। तो जब हम लोग स्वतः प्रवर्तिता की बात करते हैं तो प्रक्रिया हमेशा एक ही दिशा में देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो स्वतः प्रक्रम हमेशा एक दिशीय परिवर्तन दर्शाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वतः होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रेरक बल क्या है, कि कोई भी प्रक्रिया जो एक दिशा में हो रही है या अपने आप परिवर्तित हो रही है, वो होने का कारण क्या है। एक स्वतः प्रक्रम की दिशा कैसे निर्धारित होती है, इस खंड में हम इन प्रक्रमों के लिए मापदंड निर्धारित करेंगे कि ये संभव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मतलब कि कोई भी प्रक्रिया अपने आप हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। पहले हमें समझना चाहिए कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या है।
आप सामान्य रूप से सोच सकते हैं कि स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया वह है जो अभिकारकों के संपर्क से तुरंत ही होने लगती है। हम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग की स्थिति को लेते हैं। इन गैसों को कमरे के तापमान पर मिश्रित करके अनेक वर्षों तक बिना किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के रखा जा सकता है। यद्यपि इनके मध्य अभिक्रिया हो रही है, परंतु बहुत ही धीमी गति से हो रही है, इसे तब भी स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया ही कहते हैं। तो लगभग ये साम्य अवस्था जैसा ही होता है कि इनके मध्य प्रक्रिया हो भी रही होती है तो हमको दिखता नहीं है। अतः स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम का अर्थ है किसी बाह्य साधन की बिना सहायता की किसी प्रक्रम के होने की प्रवृत्ति होना। यद्यपि इसे अभिक्रिया या प्रक्रम के होने की दर का पता नहीं चलता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों के दूसरे पहलू में हम देख सकते हैं कि ये स्वतः अपनी दिशा से उत्क्रमित नहीं हो सकते, मतलब कि वो वापस नहीं आ सकते। जैसे कि हम लोगों ने इस पात्र में गैस को, जैसे पात्र को खोला गया, गैस अंदर चली गई, लेकिन वही गैस पूरी की पूरी वापस नहीं आ जाती और यहाँ निर्वात बनता नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग माने कि एक टेस्ट ट्यूब लें, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस मिक्स करें, एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो हमको लवण और पानी मिल जाएगा। ये स्वतः प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन लवण और पानी एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करके एसिड और बेस कभी बनाते नहीं हैं। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों के लिए हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। मतलब कि यहाँ पर ये उदाहरण हम लोग नहीं ले सकते। यह किसी बाह्य साधन के द्वारा ही उत्क्रमित किया जाता है। तो ये एक दिशा में अपने आप जाएंगे, दूसरी दिशा में वापस उसके विपरीत दिशा में अपने आप आ सकते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे। चलो, उसके लिए नेक्स्ट आगे है एंट्रोपी का स्वयं प्रवर्तिता से क्या संबंध है। तो स्वतः प्रवर्तिता और एंट्रोपी के मध्य हम लोग संबंध देखना चाहते हैं। एक स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है। आइए हम एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करें जिसमें डेल्टा H इक्वल्स टू 0 अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रक्रम स्वतः प्रेरित है। हम एक बंद पात्र को परिवेश से विलगित है में दो गैसों को प्रसरित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप लोग ये चित्र देख सकते हो। ये एक पात्र है। पात्र में दो हिस्से किए गए हैं। दोनों हिस्सों के मध्य एक दीवार है। दोनों हिस्सों में अलग अलग गैसें भरी हुई हैं। जैसे ही दीवार को हटा लिया जाता है, दोनों गैसें एक दूसरे में प्रवर्तित हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे में प्रसरण होती हैं। लेकिन ये दोनों प्रसरित गैसें वापस अपने मूल स्थानों पर अलग अलग नहीं हो सकती। इनका प्रसरण सिर्फ एक ही दिशा में हुआ, एक ही तरफ हुआ, एक ही तरीके से हुआ। ये दोनों एक दूसरे में मिश्र हो गई। लेकिन दूसरा तरीका ये नहीं होता, ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वापस काले गैस के अणु अलग हो गए, पीले गैस के अणु एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो विसरण से पूर्व यदि हम बाईं ओर के हिस्से से गैस के अणुओं को निकालते तो निश्चित रूप से ये गैस ए के होंगे। इस प्रकार यदि हम दाईं ओर के हिस्से से अणु निकालते तो ये गैस बी के अणु होंगे। परंतु यदि विभाजक हटाने के बाद अणु निकाले जाएं तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि निकाला गया अणु गैस ए का है या गैस बी का। ठीक है ना। उसका मतलब ये है
कि पहले ए के अणु अलग हैं, बी के अणु अलग है, यहाँ से निकालो तो ए के अणु निकलेंगे, यहाँ से निकालो तो बी के अणु निकलेंगे, लेकिन विसरक हटा दिया जाए तो दोनों मिश्र हो जाती है। दोनों गैसें मिश्र जब हो जाती हैं, अब कहीं से भी गैस निकालो तो हमको पता नहीं चलता कि ए के अणु निकले या बी के अणु निकले। अब हम दूसरी अवधारणा बनाते हैं कि एक विलगित निकाय में निकाय की ऊर्जा में हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वतः प्रवर्तिता की एक कसौटी हो सकती है। यहाँ हम एक अन्य ऊष्मागतिकीय फलन की बात करते हैं, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी जो है ये आपके लिए नया है। एंट्रोपी को कैपिटल एस के द्वारा दर्शाया जाता है और यह एंट्रोपी जो है ये अव्यवस्था की अभिव्यक्ति है या अव्यवस्था का मापदंड है। अव्यवस्था अधिक, एंट्रोपी अधिक। एक उदाहरण लेते हैं कि ठोस के अंदर अणुओं की व्यवस्था, द्रव के अंदर अणुओं की व्यवस्था और गैसों के अंदर अणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। ठोस में अणु पास पास में होते हैं, उनको घूमने के लिए कोई अवकाश नहीं होता। गैसों के अंदर अणुओं के मध्य अधिक अवकाश होता है जो घूमते रहते हैं। तो ठोस के अणुओं के अंदर अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, वो व्यवस्थित हैं, इसलिए इसमें एंट्रोपी बहुत कम है। गैसों के अंदर अव्यवस्था अधिक है क्योंकि उसके अंदर अणुओं को घूमने के लिए अवकाश अधिक है और वो अणु एक जगह पर स्थित नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं अव्यवस्थित रूप से, इसलिए वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा है। तो एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था की अभिव्यक्ति। एक मानसिक दृश्य बनाने के लिए एक व्यक्ति सोच सकता है कि एंट्रोपी किसी निकाय में अव्यवस्था का मापन है। एक विलगित निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होगी। तो जितनी अव्यवस्था अधिक, एंट्रोपी अधिक, अव्यवस्था कम, एंट्रोपी कम होता है। जहाँ तक एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, एंट्रोपी परिवर्तन परमाणुओं अथवा आयनों के एक पैटर्न में से दूसरे में पुनः व्यवस्थित होना होता है। यदि उत्पादों की संरचना क्रियाकारकों की संरचना से अधिक अवस्थित होगी तो एंट्रोपी में परिणामतः वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अगर अव्यवस्था बढ़ गई तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाती है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। एंट्रोपी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं देनी है। एंट्रोपी को मात्रात्मक रूप देते हैं। अणुओं में ऊर्जा के वितरण से अव्यवस्था की गणना करने के लिए एक विधि सांख्यिकी है जो इस पुस्तक की सीमा से परे है, इसलिए हम लोग एंट्रोपी को ज़्यादा समझा सकते नहीं हैं। दूसरी विधि इस अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों से जोड़ने की विधि है जो एंट्रोपी को ऊष्मागतिकी फलन बनाती है। अन्य ऊष्मागतिकी फलन जैसे कि आंतरिक ऊर्जा U या एंथैल्पी H की तरह एंट्रोपी भी एक ऊष्मागतिकीय अवस्था फलन है। अर्थात एंट्रोपी में होने वाला प्रक्रिया एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन प्रक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता। अर्थात एक प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी अंतिम अवस्था की एंट्रोपी हमको जाननी होती है, लेकिन इस एंट्रोपी में कैसे परिवर्तन आया पूरा पथ हमको देखना नहीं है। जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देते हैं। हमेशा याद रखो, कोई भी निकाय हो उसके अंदर अणु होते हैं। अगर उसका तापमान कम है तो अणुओं की गति कम है। यदि उसका तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो अंदर की अणुओं की गति बढ़ जाएगी। जैसे ही अणुओं की गति बढ़ती है तो वो अस्त व्यस्त रूप से अव्यवस्थित हो जाते हैं और उनकी दिशा अलग अलग देखने को मिलती है। इस अव्यवस्था से हम लोग कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि अव्यवस्था बढ़ती है। इस प्रकार ऊष्मा निकाय में अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है। अर्थात एंट्रोपी ऊष्मा के परिवर्तन पर निर्भर करती है। क्योंकि हम लोगों ने तापमान बढ़ाया तो ऊष्मा बढ़ी, अर्थात एंट्रोपी बढ़ती है। तो हम लोग क्या डेल्टा एस को क्यू से संबंधित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अनुभव दर्शाता है कि ऊर्जा का वितरण उस तापमान पर निर्भर करता है जिस पर ऊष्मा दी गई हो।
एक उच्च ताप के निकाय में निम्न ताप के निकाय की तुलना में अधिक अव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो तापमान अधिक होगा तो अव्यवस्था अधिक देखने को मिलेगी। और हमको पता है कि ऊष्मा का वहन अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर अपने आप बढ़ता है। निम्न तापमान पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च तापमान पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग कम तापमान वाले किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली अव्यवस्था बढ़ेगी। अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। उत्क्रमणीय उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उस एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन ऊष्मा के साथ एवं तापमान दोनों के साथ संबंध रख सकते हैं। अर्थात एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन अब ऊष्मा के साथ सीधा संबंध रखता है परंतु तापमान के साथ विरुद्ध संबंध रखता है। किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए, अब यहाँ पे लिखा है REV, REV मतलब कि रिवर्सिबल है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए है। रिवर्सिबल को हिंदी में उत्क्रमणीय कहते हैं। किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए निकाय एवं परिवेश का कुल एंट्रोपी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जा सकता है कि कुल एंट्रोपी परिवर्तन टोटल इक्वल्स टू सिस्टम बोले तो निकाय एस सराउंडिंग SRR, सराउंडिंग बोले तो परिवेश, इन दोनों का योग हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब एक निकाय साम्य अवस्था में हो तो एंट्रोपी अधिकतम होती है एवं एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S बराबर 0 होता है। तो डेल्टा S बराबर जब 0 हो गया तो वो साम्य अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन हो रहा नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की एंट्रोपी में वृद्धि तब तक होती रहती है जब तक यह अधिकतम न हो जाए। साम्य अवस्था पर एंट्रोपी में परिवर्तन 0 हो जाता है। तो जब कोई रासायनिक प्रक्रिया अपने आप होती है या कोई भी प्रक्रम जब एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में रूपांतर हो रहा होता है, जब वो अपने आप हो रहा होता है तब उसकी एंट्रोपी बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक हद तक अधिकतम हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात उसका मूल्य जो है वो 0 हो गया है, अर्थात वो साम्य अवस्था में आ गया है। चूँकि एंट्रोपी एक अवस्था गुण है, अतः एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान हम एंट्रोपी परिवर्तन की गणना निम्नलिखित समीकरण से कर सकते हैं कि एंट्रोपी, निकाय की एंट्रोपी बराबर निकाय का उत्क्रमणीय प्रभाव बट्टे तापमान। तो निकाय की एंट्रोपी उत्क्रमणीय, निकाय की उत्क्रमणीय ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन बट्टे में तापमान। हम जानते हैं कि समतापीय परिस्थितियों में उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय दोनों प्रक्रम डेल्टा U बराबर 0 होता है, परंतु एंट्रोपी में होने वाला कुल परिवर्तन या तो दोनों ही अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए 0 नहीं है। इस प्रकार डेल्टा U अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम में विभेद नहीं करता, जबकि डेल्टा S उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में विभेद कर सकता है, क्योंकि डेल्टा S का मूल्य 0 तभी होगा जब वो उत्क्रमणीय होगा, अर्थात अनुत्क्रमणीय के लिए डेल्टा S का मूल्य कभी भी 0 होता नहीं है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा S का मूल्य कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि प्रक्रिया एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए अव्यवस्था हमेशा बढ़ती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब उदाहरण 6.10 आप लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। उदाहरण 6.11 भी आप लोग उसको देख सकते हो, वो बहुत ही इजी है। डेल्टा S टोटल, जब हम लोग डेल्टा S टोटल अर्थात निकाय और परिवेश दोनों की एंट्रोपी का योग अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 ला देते हैं तो प्रक्रिया स्वतः होती है।
प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, मतलब कि ये प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। चलो उदाहरण 6.11 में ही चला देता हूँ। लोहे की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दी गई है। प्रक्रिया में लिखता हूँ उसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन दिया गया है। इस अभिक्रिया होने के लिए एंट्रोपी परिवर्तन मतलब कि ये निकाय है, निकाय में ये अभिक्रिया हो रही है। निकाय के लिए अभिक्रिया परिवर्तन हम लोगों को मिला है, उसका एंट्रोपी परिवर्तन -549 जूल केल्विन प्रति मोल, जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल यहाँ पर है इसकी एंट्रोपी। तो सही में ये प्रक्रिया हो रही है, अर्थात ये निकाय है, इसलिए ये निकाय की एंट्रोपी हो गई। इस अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतः क्यों हो रही है वो हम लोगों को बताना है। सही में हमको ये ज्ञात करना है कि ये प्रक्रिया स्वतः क्यों होती है। देखो, स्वतः होने के लिए प्रक्रिया का डेल्टा एस टोटल हम लोग ज्ञात करेंगे, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग का योग अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो समझ लो कि ये प्रक्रिया स्वतः होने वाली है। ठीक है, कि ये अभिक्रिया स्वतः क्यों हो रही है कि भाई इसमें एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये प्रक्रिया स्वतः क्यों हो रही है ये हमको देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि स्वतः परिवर्तित क्यों होगी। अगर हम लोगों को टोटल का मूल्य 0 से ज़्यादा मिल गया तो समझ लो कि ये प्रक्रिया स्वतः होगी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी अभिक्रिया एंथैल्पी का परिवर्तन दिया गया है -1648 × 10³ जूल पर मोल। तो हमारे पास टोटल करने के लिए सिस्टम की एंट्रोपी होनी चाहिए जो हमारे पास है, और परिवेश की एंट्रोपी हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग परिवेश की एंट्रोपी ज्ञात करना चाहते हैं, तो Q रिवर्सिबल बट्टे तापमान, ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन। देखो, परिवेश में जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो निश्चित दाब पर होता है। अब निश्चित दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन एंथैल्पी होता है। ठीक है, बोलो समझ में आया मैंने जो कहा आप लोगों को? हाँ, इस तरह से। ओके, हाँ, तो इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास ये यहाँ पर मूल्य दिया गया है। हाँ, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे Q बराबर डेल्टा एच आर क्यों लिख दिया, क्योंकि ये वातावरण में प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये निश्चित दाब पर प्रक्रिया होगी। और निश्चित दाब पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो हम लोग आगे की थियोरी में पढ़ चुके हैं कि निश्चित दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। अब एंथैल्पी का मूल्य यहाँ पर माइनस में दिया गया है, -1648 × 10³ जूल पर मोल, और तापमान हम लोगों को लेना है 298 केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन हो गया, ये भी जूल पर मोल केल्विन है। अब हमको यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना है कि ये रासायनिक प्रक्रिया जो है, ये रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इतनी ऊष्मा मुक्त होती है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है माइनस। अगर ये रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इतनी ऊष्मा मुक्त करेगी तो वो ऊष्मा कहाँ जाएगी? परिवेश में। परिवेश में जाएगी मतलब कि वहाँ पर तो ऊष्मा क्या होगी? प्लस। मैं समझाना चाहते हो, आप लोग समझ रहे हो? निकाय में से ऊष्मा उत्पन्न हुई, मुक्त हुई, इसलिए वो माइनस। लेकिन किसने प्राप्त की? परिवेश ने, इसलिए माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि हम लोगों ने ये ऊष्मा का परिवर्तन किसके लिए लिखा है? परिवेश के लिए। इसलिए परिवेश में तो ये ऊष्मा क्या हो रही है? प्राप्त।
यहाँ से ऊष्मा जो है निकल रही है निकाय में से, लिखा गया है इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी, मतलब कि ये प्रक्रिया के दौरान इतनी ऊष्मा मुक्त होती है जो कहाँ जाती है, परिवेश में, अर्थात वो परिवेश क्या करता है, उसको प्राप्त करता है। इसलिए माइनस माइनस क्या करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। या तो आप लोग यहाँ पे पहले से ही लिख सकते हो कि यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, होने वाला तो ये प्लस ही है। तो इसका जवाब हम लोगों को मिलेगा 5530 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम लोग एंट्रोपी का टोटल प्राप्त करेंगे कि भाई एंट्रोपी परिवेश प्लस एंट्रोपी निकाय सिस्टम, 5530 प्लस सिस्टम का कितना है -549.4, दोनों का योग हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब दोनों के मात्रक समान हो, कि यहाँ पर है, हाँ ये भी जूल पर केल्विन मोल है और ये भी जूल पर मोल केल्विन है, इसलिए इनका माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस से हमको मूल्य मिलेगा इतना, मात्रक आएगा जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये मूल्य ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है ये है कि यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, क्योंकि इसका मूल्य क्या हुआ है, 0 से अधिक आया है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे।